तो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सब पढ़ चुके थे, कैपिटल रिसिप्ट, करंट रिसिप्ट, सॉरी recurring receipt, non-recurring receipt, recurring payment and non-recurring payment. So recurring receipts and recurring payments go in current account, non-recurring ones go in capital account. सिर्फ ये recurring non-recurring मतलब क्या आएगा, मार्क्स कट जाएंगे. assets खरीद ली, money will go out. लोन वापस कर दिया, money will go out. कौन सा पेमेंट है, recurring non-recurring? assets खरीद ली, money will go out. लोन पे ऑफ कर दिया, money will go out. कौन से रेसिप्ट्स हैं, रेकरिंग नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? डे टू डे बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं जा रही हैं, ये सब कुछ कहां पे रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में. गॉट इट क्लियर? गुड्स आर कॉल्ड एज विजिबल आइटम्स, सर्विसेज आर कॉल्ड एज इनविजिबल आइटम्स, और जो चंदा, डोनेशन, दान दहेज वगैरह मिल रहा है, दे आर कॉल्ड एज यूनिलेटरल्स. चलिए भाई, सो ये सब हम कर चुके थे, तो दिस इज ऑल टाइम पास नाउ. ये फैक्टर और नॉन फैक्टर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, और वो ट्रिक याद है ना, कैसे पता लगाना है कि इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट. फॉरेन करेंसी कम्स टू इंडिया, एक्सपोर्ट. फॉरेन करेंसी गोज आउट फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट. सिंपल एज दैट. देयर आफ्टर चिल्ड्रन, ये भी हमने कर लिया था. सो दिस ऑल्सो वी डिड. चलिए यहां से स्टार्ट करना था हमको. कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स. एनी मनी which we pay to the foreign countries, either their governments or their institutions or their people. तो इंडिया ने यूएस को 10,000 करोड़ डॉलर दे दिए, यूएस के फेडरल रिजर्व सिस्टम को, या यूएस में किसी कंपनी को, या यूएस के किसी पर्सन को. तो दो रीजन से दिए होंगे, इधर इट इज अ रेकरिंग एक्टिविटी और इट इज अ नॉन रेकरिंग. रेकरिंग होगा तो करंट अकाउंट में जाएगा, पढ़ चुके हैं. अब क्या पढ़ना है हमको, नॉन रेकरिंग एक्टिविटी. तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार मार्क कर देता हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएं. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा. assets decrease and liability increase. What will happen children? Foreign currency will come in. पेमेंट में क्या होगा बच्चों, फॉरेन करेंसी विल गो आउट जब आप assets खरीदोगे या liabilities को पे ऑफ कर दोगे. People understood this thing? Children, people understood this thing? तो अगर मैंने पेंटागन टावर्स खरीद लिए यूएस के, मनी विल गो आउट, इट इज asset increasing. Got it clear? मैंने यूएस से लोन ले लिया, मनी विल कम इन. तो यूएस से लोन लेना, लाइबिलिटी बढ़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट. पेंटागन टावर्स खरीदना, एसेट बढ़ेगा, इट्स अ कैपिटल पेमेंट. समझ में आ गया? अपने इंडिया के सुलभ शौचालय यूएस को बेच दिए, एसेट विल गो डाउन, मनी विल कम इन. हमने बांग्लादेश को जो लोन लिया था आज वापस कर दिया बांग्लादेश को, लाइबिलिटी इज गोइंग डाउन, मनी विल गो. समझ में आ गया? तो एक जमाना था बच्चों, हम लोग पढ़ा क्या करते थे, आज भी टीचर्स वही पढ़ाते हैं, मैं भी आपको वही पढ़ा रहा हूं, बट एक्चुअली ये गलत है. जितना भी इंटरनेशनल लेन देन होता था, इट यूज्ड टू बी डन ऑलवेज चिल्ड्रन इन विच करेंसी, डॉलर. गॉट इट क्लियर? धीरे धीरे डॉलर से हट के हम इस करेंसी पे आ गए. ये कौन सी करेंसी होती है, ई टाइप बना होता है चिल्ड्रन, इट इज यूरो बेसिकली. देन चिल्ड्रन पाउंड स्टर्लिंग भी आपने सुना होगा, येन सुना होगा, रशिया का रूबल सुना होगा. तो जो यूनाइटेड नेशंस 5 लोगों की किट्टी पार्टी है ना, कौन 5 है ये, यूएस, यूके, चाइना, जापान, रशिया. तो जापान का वो येन होता है. इन 5 को इंटरनेशनल करेंसी का सर्टिफिकेशन, एक्रेडिशन औहदा दिया गया था, स्टेटस दिया गया था. तो जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते थे वो इन्हीं में होते थे, और सबसे ज्यादा किसमें होते थे, डॉलर. सो वो जमाना था आज से 3-4-5 साल पहले का, कि अगर हम पाकिस्तान के साथ भी कोई ट्रेड करते हैं चिल्ड्रन, तो वो किसमें होगा, डॉलर में. मतलब सर पाकिस्तानी रुपी यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा और इंडियन रुपी भी यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा और फिर ट्रेड होगा. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी मम्मी जिस किटी पार्टी में जाती हैं वहां पे 25 आंटीज हैं, 3 आंटीज एकदम सीनियर हैं जिनकी एज सबसे ज्यादा है. तो ऑब्वियसली बात है भाई, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलेगी, उन 3 आंटीज को मिलेगी. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया था, उन्होंने किटी पार्टी में सारी आंटी लोग को एक दूसरे से कनेक्ट किया था, तो भाई उन्हीं की सबसे ज्यादा चलेगी और उनके सामने कोई मुंह नहीं खोलेगा. हो सकता है कभी आंटी ऐसी बात कर जाए जो आपकी मम्मी को अच्छी ना लगे, बट मानी उन्हीं की जाएगी. तो वैसे यूनाइटेड नेशंस जब बना तो इन्हीं 5 कंट्रीज की किटी पार्टी है, माना इन्हीं का जाता है. तो इन्होंने बोला कि भाई यूएस डॉलर में ही सारा ट्रेड होगा. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. आज अगर आप गल्फ कंट्री जाते हैं अपना इंडियन रुपी लेकर चल रहे हैं, मेनी शॉप्स आर देयर जो ओपनली आपसे क्या एक्सेप्ट करेंगी, रुपी, और आपको सामान दे देंगी.
तो अब यूएस की हालत थोड़ी सी खराब हो रही है। बट हम आपको यही पढ़ाएंगे गलत कि एक्सचेंज हर चीज का किस में होगा, डॉलर में। बट रियलिटी में अब ऐसा नहीं होता। पिछले 2-3 साल से हमारे पास ऑयल रशिया से आता है, गल्फ से आता है, हम रुपए में पेमेंट करते हैं, रूबल में पेमेंट करते हैं, दिरहम में पेमेंट करते हैं, दिनार में पेमेंट करते हैं। सर दिरहम कहां से आते हैं हमारे पास? दुबई से जो लोग इंडिया आते हैं वो कौन सी करेंसी लेके आएंगे? दिरहम। हम उनका दिरहम कन्वर्ट करेंगे रुपी में और सो कॉल्ड वो बढ़िया मौज मस्ती करके घूम टहल के जाएंगे। अब जब हमको ऑयल खरीदना होगा तो या तो वो जो दुबई के शेख हैं वो हमसे दिरहम लेंगे, और नहीं तो कहेंगे रुपी दे दो। हमारे लोग इंडिया जब विजिट करने आएंगे कुंभ मेले में, प्रयागराज सिटी, वाराणसी, तो हम उनको यही रुपी देके भेज देंगे। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो ये जमाना चला गया जब इंटरनेशनली सिर्फ डॉलर में ही एक्सचेंज होता था। बट बुक्स में 2 कौड़ी का सिलेबस आज भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड चिल्ड्रन, और ये सारा एहसान आपको मोदी जी का मानना चाहिए। तो मैं तो 2 लोगों को काफी एडमायर करता हूँ, एक मनमोहन सिंह जी को जो थोड़े पढ़े लिखे थे, और ये थोड़े चुलबुल पांडे टाइप हैं, ये थोड़े दबंग टाइप के हैं। चलिए, तो घूमते घामते रहते हैं ना बहुत जगह। लोग कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर आवारा है। आवारा नहीं है, लोग आवारा ना बने इसलिए बेचारे घूम घूम के बिजनेस लेके आ रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स, फिर आ गई गलत कहानी आपको पढ़ाने वाली। मैं आपको सही तरीका पहले बता देता हूं चिल्ड्रन। यूएस से इंडिया और इंडिया से यूएस, भाई पैसा तो आए जाएगा ही, यस और नो चिल्ड्रन? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मेनी फॉरेन कंट्री के बिजनेसमैन यूएस के इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं, एंड मेनी फॉरेनर्स विश टू गेट मनी फ्रॉम इंडिया। तो अंबानी जी अपनी एक फैक्ट्री यूएस में लगा रहे हैं, और एलन मस्क साहब अपनी एक फैक्ट्री इंडिया में लगा रहे हैं। तो एलन मस्क विल ब्रिंग मनी टू इंडिया एंड अंबानी विल टेक मनी टू यूएस। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? पक्का ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे गलत चीज बच्चे को क्या पढ़ाई जाती है, ये नजर आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है? पक्का ध्यान से सुनिएगा। द कंटेंट इज कॉल्ड एज foreign contribution in English. What it is called as children? Foreign contribution. इसके multiple parts होते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। multiple parts होते हैं इसके। एक पार्ट होता है which is called as कि बाहर से पैसा आएगा, हमें बिजनेस नहीं करना। एलन मस्क साहब यूएस से इंडिया पैसा ला रहे हैं, बिल गेट साहब यूएस से इंडिया पैसा ला रहे हैं, ढेर सारे यूएस के बिजनेसमैन इंडिया पैसा ला रहे हैं। व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे आर नॉट गोइंग टू डू बिजनेस। वो रिलायंस का शेयर खरीदेंगे, टाटा का शेयर खरीदेंगे, आईआरसीटीसी के बॉन्ड्स खरीदेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे, सिर्फ पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और रिटर्न्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब चाहते हैं। धंधा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज नोन एज चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। व्हाट चिल्ड्रन? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर ये नेट शब्द का क्या मतलब है? बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। यूएस से 10,000 करोड़ रुपए इंडिया में रिलायंस, टाटा, विप्रो, आईआरसीटीसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के शेयर्स में पैसा लगा, और इंडिया से यूएस जूम टेक्नोलॉजीज, एटीएनटी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, इनके शेयर्स में 12,000 करोड़ रुपए लगा दिए। तो 12,000 करोड़ इंडिया से गया इन्वेस्ट होने, और 10,000 करोड़ यूएस से आया। इट्स -2 और +2? इंडिया से 10,000 करोड़ गया, सॉरी 12,000 करोड़ गया, और यूएस से 10,000 करोड़ आया। -2 +2? +2 कैसे हुआ? अरे यहां से 12,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है ना, और आया सिर्फ 10,000 करोड़। यस और नो? तो -2 है कि +2 है? -2। इंडिया का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट -2 है। इट इज नोन एज नेट। अब आप अमेरिका शिफ्ट हो जाइए 2 मिनट के लिए। यूएस में कितना पैसा आया इंडिया से? +12,000, और यूएस से गया कितना? 10,000। तो +12 - 10 इज व्हाट? +2। यूएस का नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट +2 है। कितना समझ में आता है सबको? पक्का। बट एलन मस्क साहब ने, और मार्क जकरबर्ग जी ने, और बिल गेट साहब ने सोचा अगर सिर्फ पैसा लगा के शेयर खरीदेंगे ना, उतनी अर्निंग नहीं होगी, बिजनेस करते हैं और कमा लेंगे। अब ये जो पैसा आएगा चिल्ड्रन, इट इज नोन एज व्हाट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्लास 12th का घटिया सिलेबस बच्चे को पढ़ाया जाता है। रियलिटी में इसे बोलते हैं
वेंचर कैपिटल. द वर्ड वेंचर मीन्स वर्क. द वर्ड वेंचर मीन्स वर्क. वेंचर कैपिटल दो तरीके की होती है. एक, पैसा लाए, कोई भी बिजनेस मन करेगा हम करेंगे. दूसरा, यूएस से इंडिया पैसा आया, कौन लेके आया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक, गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक. ये सारे बैंक्स यूएस से इंडिया में पैसा लेके आते हैं और यहां बैंक खोलते हैं. इसको बैंकिंग कैपिटल बोलते हैं. व्हाट? बैंकिंग कैपिटल. बट अगर कोई बिजनेसमैन इंडिया में पैसा लाए बट बैंक नहीं खोलेगा, कोई बिजनेस करेगा, इट इज नोन एज वेंचर कैपिटल. तो बच्चों, जो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाने के लिए लिखा था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एफडीआई बोलते हैं हिंदी में. और ये स्टार्ट किया था मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश में. उससे पहले था ही नहीं. खैर, कुछ स्टोरी बताई थी ना पिछली क्लास में आपको, कल वाली क्लास में बिजनेस बताई थी शायद, वीडियो देख लीजिएगा एक बार. बोला तो एफडीआई के दो पार्ट्स होते हैं. व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड बट बिजनेस एक्टिविटी वोंट बी डन, ओनली रिटर्न्स आर एंटिसिपेटेड, इट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. और जब एफडीआई धंधे में लगती है, पैसा बिजनेस में लगता है, फैक्ट्री में लगेगा, दुकान में लगेगा, वी कॉल इट एज व्हाट? वेंचर कैपिटल. समझ में आया? बट अब बच्चों, जो नया टर्म है, एफडीआई जैसा टर्म खत्म हो चुका है. It is foreign portfolio investment. The word FDI stands no more to exist in our context. अब FDI शब्द को सब लोग एक नाम से जानते हैं, FPI. What? FPI, Foreign Portfolio Investment, which is of two types. आप already पढ़ चुके हैं. The first type is portfolio investment and the second type is what, children? Venture capital. पता नहीं कौन बेवकूफ ये किताबें लिखकर और उल्टी पुल्टी चीज लिख देते हैं. तो आप किसी भी वेबसाइट पे गूगल करके देख लीजिए. व्हाट इट क्लियर? आप किसी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देख लीजिए, आप सेबी की वेबसाइट पे देख लीजिए कि विदेश से इंडिया में कितना पैसा आया. द टर्म यू विल गेट इज एफपीआई. एफडीआई बूढ़ा हो गया, अब एफडीआई टर्म इस्तेमाल नहीं होता है. इट्स एन आउटडेटेड टर्म एज ऑफ टुडे. ये आज नहीं आउटडेट हो, पिछले 5 साल से आउटडेटेड है ये. तो इट इज ऑल एफपीआई. बट आपको ये सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के जो 2 कौड़ी के एग्जामिनेशन हिंदुस्तान में होते हैं, जहां पे खाना खिला के उल्टी करवाते हैं सिर, तो वहां एफडीआई ही पूछा जाएगा. ओके. और कल को पता लगा आप किसी बढ़िया एग्जामिनेशन के लिए बैठे, तो वहां पे पूछा गया मनी कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कॉल्ड एज व्हाट? थ्योरी आंसर था, आप एफडीआई लिख के आ गए, अंडा मिलेगा आपको. इट इज नॉट एफडीआई, इट इज एफपीआई. धंधा करने के लिए पैसा आया तो वेंचर कैपिटल. सिंपली इन्वेस्ट और रिटर्न चाहिए तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इतना समझ में आता है बच्चों? पक्का? कंफर्म? सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट इज कॉल्ड एज नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो जितना पैसा इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए और जितना गया, इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जितना पैसा आया, जितना गया, इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे? नेट पोर्टफोलियो. अरे सर, आप तो एक ही चीज बोले जा रहे हैं. बिजनेस करने के लिए जो आया इंडिया में और इंडिया से गया, इट इज नेट एफडीआई. सिर्फ स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होने के लिए इंडिया में पैसा आया और इंडिया से गया, द डिफरेंस इज कॉल्ड एज नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. डिफरेंस याद रहेगा सबको? पक्का? सो देयर इज नथिंग लाइक एफडीआई. इट शुड एक्चुअली बी कॉल्ड एज व्हाट? वेंचर कैपिटल. व्हाट? वेंचर कैपिटल. एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी भी वही है. और ये किसके 2 पार्ट्स हैं बच्चों? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो वर्ड का मतलब होता है यहां पे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट आई विश टू मेक. समझ में आई बच्चों बात? हमने बोरो किया फॉरेन कंट्रीज से और कुछ फॉरेन कंट्रीज ने हमसे बोरो कर लिया. टेक एन एग्जांपल, 10,000 करोड़ बोरो किया और 8,000 करोड़ लेंड कर दिया. तो 10,000 करोड़ आएगा बोरोइंग से और 8,000 करोड़ जाएगा. द नेट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नेट बोरोइंग्स. हेल्प कर दी हमने बांग्लादेश की और यूएस ने हमारी. यूएस ने 50,000 करोड़ देके हमारी हेल्प की है और हमने 30,000 करोड़ देके बांग्लादेश की हेल्प कर दी. तो इट इज +50 कमिंग फ्रॉम यूएस टू इंडिया एंड -30 गोइंग फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस. सर, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बोरोइंग करेंगे तो इंटरेस्ट का लेन देन होगा, जब असिस्टेंस होगा तो इंटरेस्ट का लेन देन नहीं होगा. अभी आपको अगर याद हो बच्चों, हमारे देश में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है. पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? मुंबई टू अहमदाबाद. व्हाट इट क्लियर? और किसके कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है वो? जापानीज गवर्नमेंट.
क्यों जापानीज गवर्नमेंट को हमारे ऊपर इतना प्यार आ रहा है? पता है आपको? पता है आपको? हम चाइना से भी रिसोर्सेज ले सकते थे। चाइना का ये जो अपना बुलेट ट्रेन नेटवर्क है, ये लगभग 42,000 किलोमीटर का है, और ये इसको आने वाले 5 साल में 75,000 किलोमीटर तक करना चाहते हैं। वो इतना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इतना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, दे वांट कि घर से आप हार्डली 100 मीटर्स चलिए और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए। होगा क्या इससे? भाई कंट्री बहुत बड़ी है चाइना का, अगर आपने साइज देखा हो इंडिया से कितना बड़ा है, 2-4 गुना बड़ा है। गॉट इट क्लियर? और हर जगह कनेक्टिविटी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होगी तो ट्रांसपोर्टेशन वुड बी वेरी चीप। तो भाई वो तो कहेंगे कि अगर आपको इंजन चाहिए, आपको वैगन चाहिए, आपको रेल ट्रैक चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लोग चाहिए, पैसा दीजिए। और खूब ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सप्लाई कम है चीजों की और अपनी डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है। तो हमको कौन बेवकूफ मिले? जापान वाले। छोटा सा आइलैंड बराबर देश है और उनके यहाँ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अबंडेंट में अवेलेबल है, उनको उसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। तो उनके पास 2 चॉइसेस थी। 1% कॉस्ट वो हमसे लेंगे। आप लोन बोल सकते हैं 50,000 करोड़ लोन दिया रिसोर्स के नाम पे, 1% दे आर चार्जिंग, ओनली 1%। तो भाई उनके लिए 1% ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका तो कबाड़ है ना, एकदम उनका तो एकदम कबाड़ है। तो 1% भी अगर उनको हमसे कमाई मिल गई उस पैसे पे, तो एटलीस्ट उनके लिए बहुत हो जाएगा, और हमें इससे सस्ता रिसोर्स कहीं से नहीं मिलेगा। तो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन हो गई कि भाई हमें चीपेस्ट रिसोर्सेज मिल गए मेट्रो बुलेट ट्रेन के लिए, और उनका सरप्लस रिसोर्स खप गया पूरा का पूरा। सो ये वैसे अगर किसी को देते 50,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन पैसे में या ट्रेन ट्रैक टेक्नोलॉजी के नाम पे, तो कम से कम 7-8% चार्ज करते हैं। हमसे कितना चार्ज कर रहे हैं? 1%। तो जो 6-7% का डिस्काउंट है ना, दिस कुड बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल असिस्टेंट। मान लीजिए इंडिया में किसी भयंकर जगह भूकंप आ जाए, तो भाई वर्ल्ड बैंक आएगा, चलो इनको इतना पैसा डोनेट कर दो। अब वो पैसा वो हमसे वापस नहीं मांगेंगे। सर ऐसे तो वर्ल्ड बैंक पागल है क्या? पागल नहीं है। वर्ल्ड बैंक के पास कौन सा अपना पैसा होता है? यूएस का पैसा रखा है, यूके का पैसा रखा है, रशिया, चाइना, जापान का रखा है, फालतू पड़ा हुआ है। तो वो पैसे जब यहाँ पे आएंगे तो बदले में यूएस हमसे डील करेगा। आपके यहाँ मोदी जी 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 12 पे हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे? यूरेनियम लेके आएंगे, यहाँ पे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक कंपनी से जो प्रॉफिट होगा वो लेके चले जाएंगे। तो भाई हमारा भी उल्लू सीधा हो गया, हमारी हेल्प हो गई, और हमारे पास तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्स्ट्रा एक्सेस सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की होती है। इलेक्ट्रिसिटी गुल्लक में बंद करके तो हम रखेंगे नहीं, तो इट इज बेटर टू सेल देम। नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस ये क्या होते हैं? पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे, नीचे पार्ट लिखा था, मैंने छोड़ा था उस समय। पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने लेफ्ट साइड में देखा, वी राइट व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा, और राइट साइड में क्या लिखते थे चिल्ड्रन हम लोग? इंपोर्ट से जाने वाला पैसा। फाइनली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों के एक्सपोर्ट्स का टोटल था 2400 करोड़ जो इंडिया में आया, और 2100 करोड़ जो इंडिया से गया। वी हैव अ सरप्लस और वी हैव अ डेफिसिट। 2400 करोड़ इंडिया में आया, 2100 करोड़ गया, तो वी हैव अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट। सरप्लस क्या करेंगे इस 300 करोड़ के सरप्लस को? हम इस 300 करोड़ को किसी कंट्री को डोनेट कर सकते हैं, अगर हमारी हैसियत ठीक ठाक है तो। हम 300 करोड़ रुपए किसी कंट्री में एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ रहा है, somehow we'll use this money, somehow we'll use this money। मान लीजिए बच्चों 3100 करोड़ का इंपोर्ट बिल था, आउटफ्लो कितना होगा कंट्री से? 3100 करोड़, एंड इनफ्लो कितना होगा? 24। इट इज प्लस और माइनस? कितना माइनस? 700 करोड़ हमारी कंट्री से ज्यादा जा रहा है, बट आ नहीं रहा। तो सर कैसे इसको सही करेंगे? भिखारी की तरह या तो बोरो करेंगे कहीं से, या तो अपनी एसेट्स बेचेंगे। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑफिशियल रिजर्व। जब सरप्लस होता है तो वी एम्प्लॉय इट समवेयर, शॉर्टेज होती है तो वी बोरो, या तो लाइबिलिटी लेंगे या तो अपनी कोई एसेट बेच देंगे। सबको कहानी समझ में आ गई? पक्का? So please copy this correct data in your notebook, children, quickly. Moving ahead, children. So what is net foreign direct investment? मैंने आपको बता दिया, any money coming to India minus any money going out। ज्यादा पैसे आए हैं, assets लोगों ने यहाँ पे खरीदे हैं, तो ये प्लस होगा, बट अगर गए ज्यादा पैसे हैं तो ये माइनस होगा। Got it clear?
सो इफ एन इंडियन बाइज अ यूके कार कंपनी, हमने यूके की किसी कार कंपनी को खरीद लिया, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बात की स्टोरी है चिल्ड्रन, जस्ट आंसर मी, मनी इज गोइंग आउट और कमिंग इन? मनी इज गोइंग आउट, तो क्या बताया था, पैसे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस तो होगा, इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा, इट्स एन इंपोर्ट, गॉट इट क्लियर? तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंडिया की एक कंपनी यूके में भी सेटअप हो गई। जब रतन टाटा जी ने जैगवार लैंड रोवर को खरीदा, सो इट्स एन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट? बस ये देखिए पैसे आए कि गए, पैसे गए, तो इट्स एन इंपोर्ट बेसिकली, समझ में आ गया? बट क्या ये एक्टिविटीज एवरीडे होंगी? एब्सोल्युटली नॉट। गाड़ियां हर दिन आएंगी जाएंगी, बट कार कंपनीज हर दिन खरीदी बेची नहीं जाएंगी। अभी आपने एमजी हेक्टर देखा होगा, इंडिया में एमजी हेक्टर वालों ने प्लांट लगाया, तो इंडिया का जो एमजी हेक्टर है वो अब इंडियन कंपनी है, बट पैसे कहां से आए, फॉरेन कंट्री से आए ना। मान लीजिए कि जर्मनी की कंपनी है एमजी हेक्टर फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो कि कहां की है, बट मान लीजिए जर्मनी की कंपनी है, तो जर्मनी से पैसा इंडिया आया, फॉरेन करेंसी फ्लोज इन और फॉरेन करेंसी फ्लू आउट, इट फ्लोज इन, पैसे आ रहे हैं, क्या होगा, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट। हमने अपनी जमीन बेची, हमने मशीनरी बेची, तो क्या ये हरकतें रोज होंगी? नो, तो इट्स अ कैपिटल अकाउंट आइटम। ओके, सिमिलरली नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय इंडियन फर्म, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंडियंस ने बाहर किया, और बाहर के लोग अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो उन लोगों ने इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया। अंडरस्टैंडिंग? तो आपने जैक मा का नाम सुना होगा, सर ये किसकी मम्मी है सर? अरे किसी की मम्मी नहीं है, जैसे हमारे देश में अंबानी जी है ना, अडानी जी हैं, वैसे ही चाइना में जैक मा है, कुछ ज्यादा बोल दिए थे तो शी जिनपिंग साहब ने इनको गायब करवा दिया था। शी जिनपिंग सही आदमी नहीं है, समझ में आ गया? तो ये गायब हो चुके थे। अब जैक मा की कंपनी में हमने पैसे लगाए, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहां से गया कि आया? गया। और जैक मा साहब ने अडानी एंटरप्राइजेस में पैसे लगाए, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया, सिंपल एज दैट। नेट बोरोइंग्स क्या होती हैं? ऑलरेडी टोल्ड एवरीबडी, लोन आपने बोरो किया, किसी कंपनी से भी बोरो कर सकते हैं, किसी बैंक से भी कर सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। गॉट इट क्लियर? सर फर्क क्या होता है? भाई अगर आपने यूएस के किसी बैंक से पैसे लिए और आपने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो वहां की गवर्नमेंट इंटरफेयर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, वॉर लाइक सिचुएशन कभी नहीं आएगी। किसी बिजनेसमैन से पैसे लिए और वापस नहीं किए, वहां की गवर्नमेंट इंटरफेयर कर भी सकती है और नहीं भी। बट अगर डायरेक्ट यूएस के फेडरल रिजर्व से पैसा लेके आए हो, हैसियत है वापस ना करने की, दाएं दाएं मिसाइल चलेंगी सीधे के सीधे। ओके, चलिए। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं बच्चों अकोमोडेटिंग। होता क्या है ये, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा कंटेंट आपको बता दूं, फिर आप इसको लिखिएगा। दो वर्ड्स लिखिए बच्चों, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2003 में, सॉरी 2002 में आईएससी काउंसिल ने टेस्ट किया था। अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ऑल इंडिया एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने इसका आंसर दिया हो, एकदम आसान था, एकदम आसान था। उसके बाद तो बहुत बार पूछा जाता है। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग लिख दिया सबने? दोनों का मीनिंग मैं आपको कंबाइन बताऊंगा, फिर अलग अलग आपको खुद समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। व्हेन एनी एक्टिविटी इज डन इन बिटवीन टू नेशंस, उसके दो रीजंस हो सकते हैं, ईदर इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, और इट कुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, अ वेलफेयर मोटिवेटेड एक्टिविटी। समझ में आ गया? So I am teaching you charging fee every month. It's a profit making activity. But if I do some sort of career counseling for you, tell you something out of the way for which I'm not charging you anything, that is called as what children? Welfare. इसी में से एक को आप autonomous बोलते हैं और एक को accommodating. किसको क्या बोलते हैं आपको थोड़ी देर में खुद पता लग जाएगा, not to worry at all. प्लीज इसको लिख लीजिए बस। Got it clear? फिर मैच द फॉलोइंग करेंगे। कोई गेस कर सकता है क्या क्या है? किसी ने कुछ पढ़ा हो मेरे पढ़ाने से पहले? ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग में एक होता है प्रॉफिट मोटिव बेस्ड और दूसरा होता है वेलफेयर बेस्ड।
कौन सा क्या होता है थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लिख दीजिए फास्ट। सो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, टेकन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। ये मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है सर? हमारे केस में चिल्ड्रन दिस वुड बी सो कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यू कैन से ओनली इंडिया चलेगा। इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड, आई रिपीट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए जो हरकत आपको करनी पड़ेगी वो होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। क्या होती है? अकोमोडेटिंग। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, ये आपका सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अपर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना भैया। बैलेंस ऑफ पेमेंट भूल गए क्या सब लोग? yes, the upper part is called as current account and bottom part is capital. Take an example कि 2000 करोड़ का इनफ्लो हुआ और 1800 करोड़ का आउटफ्लो हुआ, तो आपका करंट अकाउंट चिल्ड्रन इनफ्लो ज्यादा शो कर रहा है, आउटफ्लो कम शो कर रहा है, तो 200 करोड़ प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, सिंपल एज दैट। तो इस 200 करोड़ को सर हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? दिस 200 करोड़ will be called as favorable balance of current account. Is that understood? रोजमर्रा की एक्टिविटीज में जो हरकतें हुई वो मैंने आपको बता दी। जो नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज हैं, 3200 करोड़ का इनफ्लो है चिल्ड्रन और 4000 करोड़ का आउटफ्लो है। तो व्हाट इज मोर दैट यू सी हेयर? आउटफ्लो और इनफ्लो चिल्ड्रन? आउटफ्लो। कितना पैसा गया? 4000 करोड़। आया कितना? तो इट्स प्लस और माइनस? कितना माइनस? 800 करोड़। और ऊपर कितना था? प्लस 200। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, माइनस 800 विल बी कॉल्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? ये प्लस 200 है चिल्ड्रन, ये माइनस 800 है। नेट आंसर आपका क्या आएगा? माइनस 600। ये होगा डेफिसिट बीओपी। क्या होगा? डेफिसिट बीओपी। मतलब ओवरऑल इंडिया के इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। इज दैट क्लियर? अब अगर इस इंपोर्ट में आईफोन और वो क्या होता है, वो PS4 होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टेशन, बर्गर, महंगे कपड़े, ये सब बेवकूफियां खरीदी गई हैं, तो ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट देश की बर्बादी है। बट अगर आपने वॉरफेयर खरीदा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स इंपोर्ट किए, बढ़िया टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, तब ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है। वो टाइड का ऐड देखा होगा ना आपने, दाग अच्छे हैं, देखा होगा ना। तो अगर ये सब वजह से डेफिसिट आ रहा है तो इट इज गुड। अब अल्टीमेटली 600 करोड़ की डेफिसिट है, बाहर वाले हाथ फैला के खड़े हैं पैसा लेने के लिए और हम भिखारी बन के पैसा देने के लिए, तो कहीं ना कहीं से बच्चों 600 करोड़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? क्या करेंगे? यहां से कुछ गुड्स बनाकर फ्री में 600 करोड़ रुपए के दे दीजिए, तो जो पैसा कैश में देना था वो काइंड में सेटल हो गया। या आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाइए, जो उससे कमाएंगे उससे वापस कर दीजिएगा। या 600 करोड़ रुपए, अगर 600 करोड़ डॉलर सॉरी यूएस को आपने उधार लिया, उसको देना है, तो आप उनसे एक अग्रीमेंट कर लीजिए, एवरी ईयर 60 करोड़ आपको वापस कर देंगे, तो 10 ईयर्स में कितना वापस हो जाएगा? 600। सर ईएमआई टाइप? यस, इसको एनुटी पेमेंट बोलते हैं। व्हाट? एनुटी पेमेंट। खोपड़े में बात गई। खैर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बात कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिव है इसको कैसे ठीक करोगे? तो या तो एक्सपोर्ट करेंगे, व्हाट इट क्लियर, गुड्स, और उससे जो कमाई होगी उससे पे कर देंगे, या तो अपनी एसेट बेच दो और या तो कहीं से बोरो कर लो। कुछ करना पड़ेगा, आई रिपीट चिल्ड्रन, कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनली बैलेंस होगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? अब अगर किसी कंट्री ने हमको डोनेशन दे दिया, असिस्टेंस दे दिया, रख लो पैसे, अपनी उधारी चुकाना, कल को होगा तो देना वरना मत देना, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? वेलफेयर मोटिव। गॉट इट क्लियर? बट अगर हम सो कॉल्ड लोन बोरो करते हैं जिसपे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये तो प्रॉफिट मोटिव है, ये वेलफेयर नहीं है। तो कोई कंट्री हमको लोन देती है, वर्ल्ड बैंक हमको लोन देता है कि जाओ भैया यूएस का पैसा वापस कर दो, तो इट इज देयर हार्ड कोर प्रॉफिट मोटिव।
सो वी कॉल इट एज नॉट वेलफेयर बट प्रॉफिट। तो इसी में से एक को ऑटोनोमस बोलेंगे और एक को अकोमोडेटिंग। अब किसको क्या बोलेंगे? लेट्स सी चिल्ड्रन, लेट्स सी क्या लिखा है। यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड। क्योंकि भाई आपके पास शॉर्टेज आ चुका है। क्या आ चुका है? शॉर्टेज। तो शॉर्टेज को पूरा कैसे करेंगे? जो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें से पे कर दो। सर नहीं है, आईएमएफ से बोरो कर लो। सर वही 1990 वाला हाल है जो आपने कल पढ़ाया था। सरकार बिगड़ गई, मनमोहन सिंह जी को आईएमएफ पैसा दे नहीं रहा है, या हम अपने कंट्री की कुछ जायदाद बेच दे। आई रिपीट, जायदाद बेच दे। समझ में आ गया? पक्का? इन आइटम्स को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? अकोमोडेटिंग। गॉट इट क्लियर? अब आपके सिलेबस में तो यही पढ़ाया जाता है, बट मैंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है कि ये अकोमोडेटिंग प्रॉफिट मोटिव होगा या वेलफेयर। समझ में आएगा? समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। लॉजिक समझ में आ गया? स्टोरी पलट देते हैं बच्चों। इंपोर्ट से पैसे बहुत कम गए हैं और एक्सपोर्ट से बहुत ढेर सारे आए हैं, तो ये 600 माइनस की बजाय क्या हो जाएगा? प्लस। अब तो सरप्लस हो गया। स्टार्ट डूइंग मंगड़ा। नो, क्या करेंगे इस पैसे को? हम इससे विदेश में एसेट्स खरीद लेंगे, फैक्ट्री सेटअप कर देंगे, अपने लोगों को यहां से जॉब के लिए वहां भेजेंगे। अब बोरो नहीं करेंगे, उल्टा आईएमएफ में हम डिपॉजिट कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? अब अगेन, अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट है, लेट्स सी क्या होगा, अकोमोडेटिंग या ऑटोनोमस। और अगर वेलफेयर है, लेट्स सी क्या होगा, ऑटोनोमस या अकोमोडेटिंग। तो कहने का मतलब जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसको ठिकाने लगाना है। क्या करना है? ठिकाने लगाना है। दैट ठिकाने लगाना इन हॉलीवुड बॉलीवुड लैंग्वेज इज कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स एज व्हाट? एकोमोडेटिंग। किसी तरह से एकोमोडेट करो, एडजस्ट करो, ताकि ये पैसे अगर शॉर्ट है तो पूरे वापस कर दिए जाएं, सरप्लस है तो बर्बाद ना हो, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएं, सही तरीके से एम्प्लॉय हो जाए। सो अंडरस्टूड दिस? पक्का? प्लीज एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए फास्ट। चलिए, क्लियर द स्क्रीन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपको देखिए साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा होगा पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट सिर्फ मिला। बाहर से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास? 150 करोड़। गॉट इट क्लियर? और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेनर से कितना किया? 400 करोड़। कितना भीख मांग के लाया बोरो करके? एक्चुअली भीख तो ये है। असिस्टेंस कितना लिया? 30। दैट्स इट। गया कितना पैसा इंडिया के बाहर से? एंड कितना इंडियंस ने बाहर इन्वेस्ट किया? 150। Got it? तो what is 350 plus 150 plus 100 चिल्ड्रन? 600 करोड़ डॉलर्स का मान लीजिए आउटफ्लो है। एंड व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? 150 plus 400 is 550. 550 plus 250 is 800 plus 30 कितना आया चिल्ड्रन? 830 करोड़ आया और 600 करोड़ गया। यस और नो? कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? हाउ मच? 230। मेरे को लग रहा है यहाँ पे शायद कुछ गायब है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बच्चों गायब है, क्योंकि नीचे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, इसको 60 मान लीजिए। 60 मानने पे आ जाएगा हमारा आंसर 170। कहां से आ रहा है? 350 प्लस 150 इज व्हाट? 500 प्लस 100 कितना होता है? 600 ना। एक मिनट 130 कैसे आएगा? कितना चेंज और करना पड़ेगा? हाँ यहाँ पे आप 60 लिखिए, यहाँ पे 60 लिखिए। अब कंट्री के बाहर सो कॉल्ड कितने पैसे गए चिल्ड्रन? 660 करोड़ रुपीज वेंट आउट एंड 830 केम इन। तो आपके पास सरप्लस है या डेफिसिट है? कितना सरप्लस है? 170 करोड़ का। क्या करना है इसको? क्या करना है बच्चों? इसको ठिकाने लगाना है, कहीं ना कहीं इसको यूज करना है। कहां पे यूज करेंगे सर? किसी कंट्री में एसेट्स खरीद लेंगे जाके, या लोन लिया होगा तो लोन को पे बैक कर देंगे, या कहीं पे हम आगे इस पैसे को लेंड कर देंगे। सो इस पैसे को समहाउ ठिकाने लगाना है। तो इसको क्या बोलेंगे चिल्ड्रन आप? अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस? इट इज कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग आइटम्स। चलिए अब थोड़ा थोड़ा वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। व्हेन सम प्रॉब्लम अकर्स, बोलते हैं ना किसी तरह से एडजस्ट करो, किसी तरह से अकोमोडेट करो,
तो प्रॉफिट मेकिंग नजर आ रहा है कि वेलफेयर नजर आ रहा है चिल्ड्रन? प्रॉफिट मेकिंग। अरे किसी तरह से एडजस्ट करो ना, थोड़ी सी हेल्प कर दो। वेलफेयर ना, तो अकोमोडेटिंग बेसिकली वेलफेयर बेस्ड होता है, और ऑटोनोमस जो होगा वो प्रॉफिट बेस्ड होगा। समझ में आ गया? तो सर ये सब जो हरकतें हुई हैं, हम इन्हें बोल सकते हैं ऑटोनोमस? बिल्कुल, बिल्कुल बोल सकते हैं ऑटोनोमस। इन हरकतों की वजह से ही तो 170 आया है, इन हरकतों की वजह से ही तो 170 आया है। तो अकोमोडेटिंग आइटम का मतलब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर। तो अगर एक्सपोर्ट से पैसे आए ज्यादा और इंपोर्ट से गए कम तो इट इज फेवरेबल, इंपोर्ट से गए ज्यादा और एक्सपोर्ट से आए कम तो इट इज अनफेवरेबल। तो भाई जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा, शॉर्टेज होगी, तो कहीं से बोरो करेंगे, अपनी जायदाद बेचेंगे, किसी ना किसी तरह से उसको अकोमोडेट करके ठीक करेंगे। फाइन। तो आंसर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विल गिव टू थिंग्स, ईदर सरप्लस, कब आएगा सरप्लस? एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा ज्यादा और इंपोर्ट से जाने वाला कम। तो जब सरप्लस होगा तो क्या करेंगे इस पैसे का? एसेट खरीद लीजिए फॉरेन कंट्री में, या कोई लोन आपने पहले लिया था उसको पे बैक कर दीजिए, या किसी कंट्री को लेंड कर दीजिए, उसकी हेल्प हो जाएगी। दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अकोमोडेटिंग। सिमिलरली एक्सपोर्ट से पैसे कम आए हैं बट इंपोर्ट से बहुत ज्यादा गए, तो ये सरप्लस नहीं होगा, उल्टा डेफिसिट। तो या तो अपनी जायदाद बेचिए, या तो कहीं से फॉरेन बैंक से, आईएमएफ से, किसी कंट्री से वगैरह वगैरह बोरो कर लीजिए। बोथ विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अकोमोडेटिंग। तो यू कैन से कि ये सारे के सारे जो थे ना चिल्ड्रन, दे आर ऑटोनोमस, किसी वजह के लिए इन्हें परफॉर्म किया गया है, एंड फाइनली इट इज कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग। तो अगर आप अकाउंटेंसी की भाषा में बात करें तो ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड होता है वो ऑटोनोमस है, वो किया गया है, डेलिबरेट है, इंड्यूस्ड है, किसी पर्पस के लिए। समझ में आ गया? बट उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो आउटकम होगा, जो नेट रिजल्ट होगा, इट इज व्हाट? अकोमोडेटिंग। तो आपकी मार्कशीट में स्कूल के जो मार्क्स सब्जेक्ट्स में आए वो ऑटोनोमस है, बट फाइनली उससे जो आपकी क्लास में रैंक बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटसोएवर इट इज अकोमोडेटिंग। कपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अगर मैं आपको बोलूंगा मैं ऑटोनोमस आइटम्स नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ सर कोई बात नहीं, हम फीस नहीं काटेंगे सर, परेशान मत होइए, क्योंकि ये सारे के सारे आइटम्स कौन से चिल्ड्रन? यही ऑटोनोमस है बेसिकली, और ये अकोमोडेटिंग। और सोचिए इतना आसान क्वेश्चन था, बच्चे आंसर नहीं कर पाए, लैक ऑफ रीडिंग। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए डन ऑल चिल्ड्रन, समझ गए? चलो। सो बीओपी दो तरह का होता है सर, ये तो आपने लास्ट क्लास में बताया था। देखिए क्या लिखा है, देखिए बात आ गई जो मैं बता रहा था बच्चों। मैं वापस चलता हूँ पिछली स्लाइड पे, वापस चलता हूँ। मैंने आपको क्या बोला? ये जितना डेटा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, जितना डेटा टॉप टू बॉटम आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन, ये कौन से आइटम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऑटोनोमस। और जो इसका फाइनल आंसर है चिल्ड्रन, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, वो क्या है? अकोमोडेटिंग। अब मेरी बात सही है कि गलत खुद प्रूव हो जाएगी थोड़ी देर में। जस्ट सी दिस, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऑटोनोमस रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू ऑटोनोमस पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट कब होगा चिल्ड्रन? आई रिपीट, फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट कब होगा? फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट कब होगा बच्चों? अरे भैया पैसा कब आएगा विदेश से? जब पैसे आप एक्सपोर्ट करके मांगेंगे। और पैसे जाएंगे कब? जब इंपोर्ट करते टाइम पे करेंगे। तो ये जो आपको रेड और ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है, इन दोनों के आइटम्स को ही ऑटोनोमस बोलते हैं। ये बराबर हो जाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होगा। रियलिटी में हो सकता है चिल्ड्रन? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। भाई या तो थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा। सो डेटा रिकॉर्डेड इन बीओपी इज ऑल ऑटोनोमस, बट द फाइनल आंसर आउटकम इज अकोमोडेटिंग। खोपड़े में बात गई? तो रियलिटी में ये हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा, और डिसइक्विलिब्रियम भी हमेशा चल रहे हैं, डेफिसिट वाला ही मिलेगा आपको, कभी सरप्लस नहीं मिलेगा। यूएस जैसी कंट्रीज का सरप्लस में होता है और वो उससे परेशान होते हैं, क्योंकि पैसे तो हैं, जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है उस रिसोर्स का, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, क्या पैसा किसी काम का है? नो। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा ने लगभग 20 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके एक कलर लैब वाराणसी सिटी में सेटअप की। नो व्हाट इज द कलर लैब? चाहे शादी की फोटो खींचती है उसका प्रिंट होती है ना, उसको कलर लैब बोलते हैं।
तो दोस्त बोलने लग गया पापा ने कलर लैब ओपन की और रिश्तेदार बोल रहे इतना पैसा लगाया, कमाएंगे कितना। तो मैंने कहा तुम्हारे रिश्तेदार बेवकूफ हैं। कहने क्यों, पापा भी यही बोल रहे थे। मैंने कहा क्यों रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं कि इतना पैसा आपने लगा दिया। कह रहे रिश्तेदार कह रहे हैं कि इतना पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर दिए होते तो इंटरेस्ट उससे ज्यादा मिलता है जितना अपने बिजनेस में कमाओगे। हर इंसान बच्चों अगर बैंक में ही पैसा इन्वेस्ट कर देगा तो बैंक चलेगा कैसे। तो अगर बिजनेसमैन इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड ये कैलकुलेट कर ले कि व्हाट्सएवर आई हैव इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस, लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ, और वो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर कर ले, उतनी अर्निंग वो करेगा ही नहीं। तो क्या करना चाहिए, सारे लोगों को अपने पैसे बिजनेस बंद करके बैंक में जमा कर दें। बैंक कहां से इंटरेस्ट देगा आपको जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट, आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट। मेरे को ही पता है मैं पढ़ा के जितना पैसा कमाता हूं अपने जीवन में खर्च नहीं कर पाऊंगा उसको, वो खर्च मेरे बच्चों को ही करना है। सर क्यों फालतू आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे दिन भर करूं क्या, खर्राटा मार के सोऊं घर में, पूरी हेल्थ खराब हो जाएगी। समझ में आ गया, एकदम बर्गर दिखने लग जाएंगे कुछ दिन में, ढोलू सिंह बन जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो क्या इंसान बच्चों पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है सिर्फ कमाने के लिए? नो, उसका एक सो कॉल्ड डेली का रूटीन लाइफ साइकिल बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज यहाँ पे भी है बच्चों। तो यूएस के पास बीओपी कौन सा रहता है हमेशा? सरप्लस में। क्या करते हैं वो लोग? 2-4 अलग अलग कंट्रीज से सौदेबाजी। भाई तुम्हारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लेंगे, तुम्हारे यहाँ मिसाइल बनाएंगे, टर्की के बगल में तुम्हारा देश है वहां लॉन्च कर देंगे ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे। तो जब भी बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं पेट फुला के खर्राटा मार के सोएगा दिन भर? नो नो नो। और आइडियाज एवेन्यूज ऑफ बिजनेस सर्च करेगा वो, चाहे कमाई कम है बट होगी तो। लॉजिक समझ में आ गया? तो यूएस में अगर सरप्लस बीओपी होता है तो कैसे अकोमोडेट करते हैं? ऑटोनोमस नहीं करते, कैसे अकोमोडेट, क्योंकि ऑटोनोमस की वजह से ही तो सरप्लस और डेफिसिट है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? पक्का? जो भी लेन देन हम आपस में कर रहे हैं वो ऑटोनोमस है, उसका आंसर क्या है? अकोमोडेटिंग। तो यूएस क्या करता है? कुछ पैसे पाकिस्तान को उधार देता है, कुछ इंडिया को उधार देता है, कहता है वॉरफेयर खरीद लो, लड़ो मरो आपस में, अर्जी फर्जी वीडियो चला देंगे उसामा बिन लादेन के डराने धमकाने वाले। गॉट इट क्लियर? तो लाइक दिस दे आर जस्ट देयर सरप्लस। हमारा देश तो अभी नया है, न्यू एडिशन है, उसके पास अभी इतनी औकात है ही नहीं कि सरप्लस में चला जाए। सर इंडिया का जब सरप्लस बीओपी होगा तो क्या होगा? अफ्रीका का डेफिसिट में रहेगा। सर इंडिया क्या करेगा? जो यूएस इंडिया के साथ करता है वह इंडिया अफ्रीका के साथ करेगा। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, सो दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डन। तो डिसइक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया है, दो तरह का होगा बच्चों, एक गुड डिसइक्विलिब्रियम और एक बैड। गुड वाले में गुड़ खाएंगे? सर गुड़ है, गुड़ है, गुड़ गुड़ नहीं खाएंगे। एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा ज्यादा और इंपोर्ट से जाने वाला कम। और बैड वाले में क्या होगा? इंपोर्ट से जो पैसे जाएंगे वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट से जो आएंगे वो। शब्द देखिए क्या लिखा है रिसिप्ट वर्ड के पहले और पेमेंट वर्ड के पहले। ऑटोनोमस ऑटोनोमस लिखा है ना, तो हरकतें ऑटोनोमस है, उसके नतीजे अकोमोडेट। खाना खा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। समझ में आ गया? ये ऑटोनोमस था, ये ऑटो। मम्मी मना कर रही है ना खाओ पेट फट जाएगा, हम तो खाएंगे खाएंगे, और फिर उसका पेट खराब हो गया, स्टमक डिसऑर्डर, डाइजीन की गोली खाए जा रहे हैं। तो डाइजीन की गोली खाना अकोमोडेटिंग है। समझ में आ गया? और फोकट का खाना मिला शादी ब्याह बारात में, वो ऑटोनोमस है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, सो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज चिल्ड्रन 400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200? कितना? 1100। ये है करंट अकाउंट के रिसिप्ट्स। 600 400 200 300 क्या है? 1500। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। 400 करोड़ डॉलर या रुपए का नेगेटिव इंपैक्ट है कि पॉजिटिव इंपैक्ट है? नेगेटिव इंपैक्ट। हमारा करंट अकाउंट फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 100 करोड़ आया, 500 करोड़ गया, फिर 400 करोड़ आया, 100 करोड़ गया, फिर 300 करोड़ आया और भीख में 100 करोड़ और आ गया। 4 + 1 5, 5 + 3 8 एंड 1। ये है कैपिटल अकाउंट के रिसिप्ट्स और ये है बच्चों कैपिटल अकाउंट के पेमेंट्स। आंसर क्या है चिल्ड्रन? 300 करोड़ प्लस। अल्टीमेटली क्या हो रहा है चिल्ड्रन? अल्टीमेटली इट इज व्हाट? 100 करोड़ प्लस और माइनस? माइनस। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में है। किस में है? डेफ तो नहीं होगा लोग, डेफिसिट में है। मतलब उधारी है, वापस करनी है,
तो ये 100 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे? सर बोरो करिए आईएमएफ से, या अपनी कोई जायदाद बेचिए, या किसी दूसरी कंट्री से बोरो कर लीजिए जिसको आपके ऊपर विश्वास हो, या कॉलर पकड़ के 2 कंटाप लगा कान के नीचे कहीं से लेते आइए। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग। कोमोडो ड्रैगन मत मान लीजिएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑटोनोमस। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे सरप्लस आ गया। खैर, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बता दिया। देखिए आगे बच्चों बातें, ट्रांजैक्शंस डन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी टू बैलेंस द बीओपी, टू बैलेंस इज अकोमोडेटिंग, और उसके ऊपर के जितने आइटम्स हैं पैसे का लेन देन वो ऑटोनोमस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जिसमें आप गलती करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमारे आरबीआई गवर्नर को जनवरी में ही पता लग गया कि जो हालचाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चल रहे हैं 31 मार्च को भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा किसी से। उन्होंने फरवरी में बोरो कर लिया आईएमएफ से। सॉरी टू से, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आंसर निकलने से पहले हुआ है, बट उनको अंदाजा था इट इज ऑटोनोमस। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर आने के बाद अगर बोरो करते हैं देन इट इज अकोमोडेटिंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? पड़ोस के शर्मा अंकल को पता है कि 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, तीसरा अगले साल आएगा, वो पहले ही अस्पताल में जमा हो गए, मतलब एडमिट हो गए बाईपास सर्जरी के लिए। खोपड़े में बात गई तो ऑटोनोमस है। बट जब कर रहे थे घर वाले, नौटंकी कर रहा है बुढ़ा, ये हर बार ऐसे ही करता है, बाद में पता ए करके टेंटे हो गए। तो जो उनकी चिता जलाई गई वगैरह वगैरह, वो क्या है? एकोमोडेटिंग। तो अब मोहल्ले में ये ना हो किसी का डेथ हो रही है, ये एकोमोडेट हो गए। इनको बोल रहे थे मोमोज कम खाइए, उस समय तो ऑटोनोमस चल रहा था इनका। समझ में आया कि नहीं? तो भैया शर्मा जी ऑटोनोमस हो गए। चलिए, नहीं एकोमोडेट हो गए। चलो भाई, समझ में आ गई बात? ये सब फिर रिपीट है, ये देखिए आ गया ना। ऊपर का पूरा बड़ा गोला क्या है चिल्ड्रन? ऑटोनोमस। और कुछ लोग पता है क्या सोच रहे थे, सर को आता है नहीं सर, आज भूल गए हैं इसलिए सर बताना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, तो ऊपर का सारा गोला क्या है? ऑटोनोमस, और नीचे अकोमोडेटिंग। फाइन। मैंने स्टडी मटेरियल हर बच्चे को इशू किया, चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और पूछ लिया भाई किसके किसके पास स्टडी मटेरियल, हाथ उठा दो। भाई मेरे हिसाब से तो मैंने सबको बांट ही दिया है, बट तब भी कुछ बच्चे कह रहे हैं हमको कुछ कुछ नहीं मिला। मैंने कहा फाइनल मेरे को एक मैसेज कर देना, आई विल गेट इट जेरोक्स्ड। तो ये क्या होगा? अकोमोडेटिंग। बट एज अ जनरल प्रोसीजर जब मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इट इज ऑटोनोमस। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, सो अब समझ में आया सर। अबव द लाइन बिलो द लाइन समझ में आ गया? तो जितनी हरकतें हैं बीओपी में वो ऑटोनोमस, और फाइनल रिजल्टेंट और आउटकम क्या होगा? अकोमोडेटिंग। तो जब आप पढ़ते हैं स्कूल में, एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आपका रिजल्ट आता है, दिस इज ऑल ऑटोनोमस। और घर आके जो पापा मम्मी की हरकतें होती हैं वो अकोमोडेटिंग होती हैं। या आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई ऑटोनोमस, और जो रिजल्ट आया वो अकोमोडेटिंग। ओके चिल्ड्रन, चलिए। तो खैर ये सब तो बता चुका हूं मैं आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना। बच्चों इसमें एक शब्द नजर आ रहा होगा, SDR मिला? SDR मिला? चलिए, इससे हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।